चलिए देखते हैं, हम लोग को आज प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ना है, राष्ट्रपति। ओके, तो पहले राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। आर्टिकल सबको एकदम याद है कि नहीं याद है, ये बताइए पहले। देखिए, आर्टिकल याद करने के लिए, जैसे अगर सबको याद नहीं है तो एक मैं बताता हूँ। ऐसे मैं, मेरा याद करने का तरीका क्या है, मैंने एक ट्रिक ऐसे रखी है राष्ट्रपति के लिए। वो ट्रिक है रकानी कोका दुयो दशा। ओके, दुयोदता रकानी कोका रकान दुयो रकानी कोका दशा, दुयोदता बस दुयो दशम। ओके, दो ये मेरा ट्रिक है इसको याद करने का, दुयो दशम। तो इसमें होता कैसे है, रा से राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद कितने में है, आर्टिकल 52 में है। ओके, का से कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगा 53। नी से निर्वाचन, निर्वाचन 54। ओके, इसका कोटा क्या होगा 55। फिर का से कार्यकाल 56। दू से दोबारा निर्वाचन राष्ट्रपति का किस तरीके से होगा 57। और यो से योग्यताएं, इसकी योग्यताएं क्या होंगी राष्ट्रपति की 58। दुयो हो गया दसम। फिर दा से क्या दशाएं होंगी राष्ट्रपति बनने के लिए, वो 59। दा हो गया। फिर सा से शपथ, शपथ कितने में 60 में। और मां से महाभियोग, महाभियोग 61 में। राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद हो गए। जैसे राष्ट्रपति का है रकानिको का दुयो दशम, ऐसे ही उपराष्ट्रपति का भी है उसरा निका चुस। फिर राज्यपाल का भी है पकानिकायो सस, रकानिकायो सस। ओके, तो अब हम लोग राष्ट्रपति का अनुच्छेद देख लिए हैं, तो चलिए इसकी क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट आते हैं। और ये राष्ट्रपति दिए हैं कि कब कब कौन से राष्ट्रपति बने हुए हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ अगर देखें, पहला क्वेश्चन दिया है, एक एक लोग क्वेश्चन बताएंगे, सब लोग अनम्यूट करके रखेंगे अपना अपना फोन। लिखा है निम्नलिखित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है, गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है। यह कहा गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो कार्यपालिका का प्रमुख आर्टिकल 53 में बताया गया है कौन होता है। नाज मैम आप बताइए। प्रधानमंत्री। नहीं, वास्तविक प्रमुख नहीं कहा, ये सिर्फ प्रमुख कहा है। अगर वास्तविक प्रमुख कहता तब हो जाता प्रधानमंत्री। ओके, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति तब होगा। राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें क्यों राष्ट्रपति हो रहा है। जब क्वेश्चन में देगा कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तब प्रधानमंत्री आंसर होगा। ओके, हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देगा तो इसका मतलब हो गया राष्ट्रपति। ओके, और गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब होता है कि राष्ट्राध्यक्ष जो निर्वाचित हो वही गणराज्य होता है। ओके, मतलब जिसको जनता चुने। आगे कथन कारण का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से डिफरेंट है, ब्रिटिश राजा से डिफरेंट है कि नहीं है, ये पहले बताइए। निशा, निशा मैम आप बताइए। अच्छा, उनके यहाँ तो प्रॉब्लम है कुछ बोलने में। टेंथ आगे आप बताइए। नहीं नहीं, डिफरेंट है, ब्रिटिश से तो है नहीं, उससे तो वो है, ब्रिटिश से तो दिया गया, ब्रिटिश सम्राट के जैसा ही लेकिन है। डिफरेंट है दोनों का। जो वहां का राजा राष्ट्रपति का पद और राजा का हाँ पद एक आनुवंशिक जैसे है, है? हाँ नहीं है ना, हाँ आनुवंशिक है। एक तो और वहाँ अनुवांशिक का है एक दोनों का। निर्वाचन है। हाँ। ओके, पहला डिफरेंस हो गया कि इसका वंशानुगत होता है और इसका तो चुनाव होता है। दूसरा, यहाँ पर वास्तविक पावर भी इसी के हाथ में होता है, लेकिन यहाँ पर वास्तविक पावर प्रधानमंत्री के हाथ में हो जाता है। तो डिफरेंस हो गए दोनों के पावर ना, तो कथन गलत हो गया। अब कारण दिया, भारत का राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। ये सही है। ये सही है कि गलत? सही है। ये सही है, लेकिन पहला वाला जो है ये गलत। पहला वाला गलत है, दूसरा पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो देखते हैं कैसे है ये क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। लिखा है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है, अतः दोनों डिफरेंट है। ओके, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। अतः ये दोनों भिन्न भिन्न है, इसलिए ए सही है, आर गलत है।
तो इसमें हम नहीं समझ पा रहे हैं, जब दोनों अलग अलग है तो कैसे कह रहा है ए सही है? अरे सही तो लिखा है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राष्ट्रपति से भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, तो सही तो है भिन्न होता है। ओके, तो कथन ही सही हो गया ना, हाँ हाँ। डिफरेंट होता ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग देखें, इसे कथन कारण के क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस चैप्टर से। कह रहा है संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सही है ना? कारण देखते हैं क्या, किस लिए? राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है, ये गलत है। राष्ट्रपति की शक्तियों की भी एक सीमा होती है, उसके बाहर वो भी काम नहीं कर सकता ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, लेकिन इसका कह रहा, हाँ ठीक, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है किसके माध्यम से? या तो खुद करेगा या अपने अधीनस्थ के, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा या सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ना? अधीनस्थ अधिकारी में वो स्वयं आएगा, उसकी मंत्रिमंडल भी आएगी, मंत्रिपरिषद भी आएगी और व्यक्ति भी आएंगे। ओके, ये सब उसके अंतर्गत आएंगे, क्योंकि सारी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। राष्ट्र का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है। अगले क्वेश्चन की अगर तरफ चले हम लोग, अगले क्वेश्चन में कहा गया है भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति। अब देखो, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला ऑप्शन बी भी दिया है प्रधानमंत्री, तो ए भी दोनों हो जाएगा ना? बताओ, जब हम लोग आर्टिकल ही पढ़ लिए हैं, 53 आर्टिकल ही कहता है केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, तो केवल राष्ट्रपति ही तो होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। अगला क्वेश्चन कर रहा है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? अभी बताया मैंने, अनुच्छेद 53। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, भारत के संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित, जो केंद्र सरकार के शासन वाली शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। ओके, किस प्रकार से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देखते रहें। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, ये सही है बिल्कुल कथन। और इसके बाद इसका कारण कह रहा है कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। क्या ये जो कार्यपालिका शक्ति है ये सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है? व्यवसाय तो सरकार का इससे चलता ही है ना। जो कार्यपालिका शक्ति है सरकार का व्यवसाय तो इससे चलता ही है। ठीक है, कथन सही, कारण सही, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं। कार्यपालिका शक्ति क्यों इसमें राष्ट्रपति में निहित है? क्योंकि दोनों जगहों से पारित होने के बाद जब तक राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर नहीं कर देता तब तक वो नियम या कानून नहीं बनता है, इसीलिए उसमें निहित। ओके, बात समझ में आई ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब कारण दे रहा है क्योंकि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्ति विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। माना कि राष्ट्रपति जो है प्रधान सेनापति होता है, लेकिन क्या ये रूल्स को नहीं फॉलो करेगा? रूल्स तो इसके लिए भी है ना, तो रूल्स को ये भी विध के अकॉर्डिंग फॉलो करेगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है, परंतु आर गलत है। देखो, डिस्क्रिप्शन में दिया संविधान का 53(2) के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका उपयोग या प्रयोग विध द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन का ये सही है। तो कह रहा है सर्वोच्च सेनापति तो होता है राष्ट्रपति, लेकिन ये भी नियम के अनुसार ही काम करेगा, या नहीं नियम के विरुद्ध जाकर के। ठीक, फिर कह रहा है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। प्रतिनिधित्व तो करता है ये, लेकिन नेतृत्व वास्तविक रूप से देखा जाए कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि उक्त कथन निम्न में से किस पर लागू होता है? कौन व्यक्ति है जो प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं? राष्ट्रपति ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। अगला कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन पहले यहीं पर समझ लेते हैं कैसे होता है, थोड़ा धैर्य रखेंगे हम लोग।
यहाँ पर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी, अभी जम्मू कश्मीर नहीं इसमें अलाउ हुआ है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य, ये कहाँ आ गया भाई, दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य। कितने पेज नंबर पे थे, कुछ बता सकते हो आप लोग? महान्यायवादी आ गया, इसके पहले हो गए तो यही है। बस एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्टर्ब हुआ। ये आ गया। चलिए देखिए, हम निर्वाचन के विषय में बता रहे थे, तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, राइट। इसके निर्वाचन में राष्ट्रपति के तो लोकसभा के मेंबर करते हैं, राज्यसभा के मेंबर करते हैं, विधानसभा के मेंबर करते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के मेंबर करते हैं। लेकिन कौन से मेंबर? केवल निर्वाचित मेंबर इलेक्शन वाले। पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें मनोनीत भाग नहीं लेते हैं, ओके। तो कौन कौन नहीं पार्टिसिपेट करते हैं? क्वेश्चन का ट्रेंड बदल गया, अब पूछता है कौन कौन इसमें नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेट ना करने वाले कौन कौन है? विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं वो नहीं करते, जितने नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर, और इनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, ठीक है। कैसा निर्वाचन होता है? अप्रत्यक्ष होता है ना, हमने एमपी को चुना, एमपी ने इनको चुना, तो अप्रत्यक्ष हो गया ना। इनका निर्वाचन भी कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है, वरीयता क्रम के आधार पर होता है, ठीक है। एकल हस्तांतरित वरीयता क्रम के आधार पर इनका निर्वाचन होता है, ओके। अब देखते हैं कौन कौन इसमें दिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, मैंने अभी बताया था किस प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। सही बात है, क्योंकि इसके निर्वाचक मंडल में व्यवस्था है, जो संसद के दोनों सदनों के और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे वही मिलकर के केवल भाग लेते हैं। इस वजह से क्या ऐसा है? नहीं, इसमें तो वो भी तो आएंगे। इसमें कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या इसकी है कि नहीं है? व्याख्या है। क्या दिया देखो, है? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तो भाग ले रहे हैं, अच्छा, पूरा नहीं पढ़ा मैंने, ठीक है। दिख नहीं तो रहा कथन भी सही है, कारण भी सही है, है। और एक सही स्पष्टीकरण जी। जूम करिए क्वेश्चन को, दिख नहीं रहा है फिर से। आप दिखा? हाँ सही है तब भी। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किस तरीके से? एकल हस्तांतरण मत प्रणाली। देखो दोनों ऑप्शन सही हैं, बी और सी दोनों हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी अपनाई जाती है और एकल हस्तांतरित मत प्रणाली भी अपनाई जाती है, ओके। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों ऑप्शन सही हैं, ये उसमें क्वेश्चन को गलत मान लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। राष्ट्रपति का निर्वाचन में केवल मंडल में कौन शामिल होते हैं? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ये शामिल होते हैं ना। तो एक सही, इसका आंसर नाज में आप बताइए। पहला सही है ना? दूसरा कह रहा है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये सही है कि गलत? दोनों के कैसे होंगे? खाली विधानमंडल के होते हैं, विधान परिषद। विधानमंडल नहीं, विधानसभा। विधानसभा के सभी सदस्य, ओके, सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य। ओके, दूसरा गलत है। हाँ, और तीसरा देखते हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य। तीसरा तो सही है, और चौथा भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा जिसमें होगा वही सही हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा किसमें है? डी ऑप्शन में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 70 किससे है? दिल्ली से है ना? दिल्ली और पुडुचेरी। ओके, तो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही? बी ऑप्शन सही, ओके। 17वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दिल्ली और पुडुचेरी से संबंधित है, ओके। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर,
और कब ये 17वां संविधान संशोधन हुआ था? 1992। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु कौन कौन इसमें शामिल होता है? तो हमको पता है, इसको करने की जरूरत नहीं, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो विधानसभा होगा वो। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ नहीं शब्द दिया है। ओके, तो इसमें कौन नहीं शामिल होता है? और राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग कहें, अगला 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण का सदस्य है? कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य करते हैं ना? तो दोनों सदनों सभी सदस्य क्या है? एक सही होगा? कहाँ होगा? एक गलत होगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा? 2 और 3 सही। क्लियर हुआ? सभी सदस्य कह रहा है, इसमें सभी सदस्य में निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल हो जाएंगे। ठीक है, एक ऑप्शन एक जिसमें दिया था वो सब गलत कर दिए, बी ऑप्शन बचा है। अब लेकिन बी ऑप्शन में भी देखो क्या ये सही है? कैसे बी 2 और 3 सही है? राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। अगला कह रहा है संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी। संघ राज्य क्षेत्रों नहीं कह सकते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी आएगा बस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यही फिर रिपीट कर रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, कर ले जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति के चुनाव मंडल के सदस्य कौन कौन सदस्य होते हैं? ये भी हो जाएगा ना। लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के और विधानसभा के चुने हुए सदस्य, 3 1 2 3 हो जाएंगे ना। सी ऑप्शन सही। फिर कह रहा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, या अगला दे रहा है केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। फिर कह रहा है लोकसभा राज्यसभा, ये डी ऑप्शन सही होगा, लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ओके, अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है किससे? हमको पता है, छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के प्रकरण में शामिल नहीं होता? देखो नहीं होता, मैंने बताया था, ट्रेंड बदला है ना। और देखो ये कब का क्वेश्चन? 2016 का क्वेश्चन। पहले पूछते थे कौन कौन शामिल होता, अब पूछते हैं कौन नहीं शामिल होता। देखो कौन नहीं शामिल होता है, प्रकरण के लिए सही नहीं है। क्या चीज सही नहीं है? कह रहा है निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जाता है। नहीं, जितने लोग उपस्थित होंगे उन्हीं में से चुन लिया, उतने में से ही चुना जाएगा ना। इसकी व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या में भी यही बताया गया है कि जितने भी उस समय उपस्थित हो और मतदान करने वाले होंगे उन्हीं के द्वारा इनको चुना जाएगा। इसलिए जितने लोग, अब क्वेश्चन को समझिए, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। निर्वाचक मंडल अपूर्ण होता है, जितने लोग रहते हैं उपस्थित और मतदान करने वाले उन्हीं से चुन लिया जाता है ना। स्थगित नहीं होता। हाँ, तो स्थगित नहीं होता ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कितने लोगों के द्वारा? कह रहा भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए ना। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये 20 दिया है, 20 गलत हो जाएगा। 20 पहले एक टाइम पे था। ठीक है, 1998 में 10 थे। 1997 देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अधिनियम 1992 में यथा संशोधित कब हुआ? 1997 में। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, और 1997 के पहले क्या था? 10 थे। 10 पूर्व 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक होने चाहिए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चलो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये देखो, ये एक सूत्र है, ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन होगा। हाँ, ये सूत्र क्या होता है? राज्य की जितनी जनसंख्या, कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का निर्धारण कैसे होता है जी? ये जो फॉर्मूला है इसको एक बार मतलब समझा दीजिए। अच्छा सुनिए, क्या होता है, ये मत मूल्य निर्धारित करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और मत मूल्य कैसे निर्धारित होता है? एक एमएलए का मत मूल्य बराबर कितना होता है? ये देखो दिया ना, विधानसभा में निर्वाचित सदस्य आदि के एमएलए, एक एमएलए का जो वैल्यू होता है, जैसे कई सारे ऐसे एमएलए होंगे जिनकी जनसंख्या तो बहुत ज्यादा होगी अपने क्षेत्र की, तो कहेंगे आई एम द बेस्ट, मुझे ये पावर दो। तो ऐसा नहीं है, उनका वैल्यू रखा जाता है, इनकी वैल्यू कितनी है। ओके, तो उस वैल्यू को निकाला कैसे जाता है? उनके मत, जितने भी मत हुए हैं उनके क्षेत्र में, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है? उसकी वैल्यू निकाली जाती है, राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसको ऊपर रखते हैं। ओके,
राज्य के विधानसभा के लिए निर्वाचित जितने सदस्य हैं उनको बटे में रखते हैं। जितने सदस्य वहां पर एमएलए के लिए होंगे विधानसभा में, उस विधानसभा में जितने निर्वाचित एमएलए होंगे उनको बटे में रखेंगे और गुणे कितने कर देंगे, उसके 100 कर देंगे, तो एक एमएलए का मतमूल निकल आता है। ठीक है, ये 100 गलत दिया है बेटा, ये 1000 होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है, ये 100 नहीं होता, 1000 होता है। ठीक है, इसलिए ये पहला वाला गलत हो गया। ठीक है, अब एमएलए का मतमूल पता हो गया कैसे निकाला जाएगा। कुल जनसंख्या जितनी भी विधानसभा में रहेगी और बटे में जितने विधानसभा में निर्वाचित एमएलए होंगे और गुणे 1/1000। ओके, ये क्लियर हुआ है त्यागी? हाँ हाँ clear हो गया। अब एक एमपी का मतमूल निकाला जाता है। एमपी का मतमूल कैसे निकाला जाता है? जितने एमएलए होते हैं उनको ऊपर रखा जाता है। ठीक है, और बटे में निर्वाचित संसद सदस्य जितने भी, अब एमपी निकाल रहे हैं ना, लोकसभा का निकाल रहे हैं। लोकसभा का निकालने के लिए एमएलए के कुल मतों का मान, मतलब जितना एमएलए थे उनकी मतों की जो वैल्यू थी, सारे एमएलए के मतों की वैल्यू जोड़ लीजिए और बटे में जितने एमपी चुने गए हैं लोकसभा में उससे डिवाइड कर दीजिए अगर, तो किसका निकल जाता है? एक एमपी का मतमूल्य निकल आता है। ठीक है, तो पहला गलत है और दूसरा सही है, और तीसरा आखिरी चुनाव में 500 मतदाता थे, ये सब कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? एमपी का मतमूल्य कैसे निकाला जाएगा? एमपी बराबर एमएलए, टोटल एमएलए जितने होंगे और बटे में टोटल एमपी। ओके, एमपी या टोटल, एमएलसी? हाँ ध्यान से सुनिए, फिर से हमको पता था इसमें कंफ्यूज होंगे आप लोग। हम एमपी का मतमूल्य निकाल रहे हैं ना, तो एमएलए का जितना भी मतमूल आया होगा ऊपर, हम लोग जो फार्मूला लगा के लगाए हैं, उस एमएलए के मतमूल को जितने एमपी होंगे उससे डिवाइड कर दिया जाए। लोकसभा में जितने भी एमपी होंगे उससे डिवाइड कर दिया जाए तो एमपी का मतमूल्य निकल आता है। ठीक है, क्यों हम एमपी कह रहे हैं? क्योंकि संसद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। ओके, यहां देखो स्पष्ट एकदम व्याख्या लिखा हुआ है इसका कि जितने भी विधानसभा सदस्यों के, बोलते हैं ना, हाँ सांसद जिसको बोलते हैं, एमपी को ही सांसद कहते हैं, और जो एमएलए होते हैं उनको विधायक कहते हैं। ओके, एमएलसी जानते ही वो अलग चीज है विधान परिषद के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। सही है कि गलत है? पहला कथन तो सही है ना? सही है भाई, जितने राज्य होंगे जब उनकी जनसंख्या इधर उधर होगी तो मतमूल्य तो अलग अलग निकलेगा ना। फिर कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों के वोटों का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोटों के मूल्य से अधिक होता है। बताइए, लोकसभा में ज्यादा वोट पड़ेंगे कि राज्यसभा में? राज्यसभा में। राज्यसभा का ज्यादा आएगा ना, राज्यसभा का मूल्य ज्यादा आएगा ना। फिर राज्यसभा वाले को डिवाइड करते हैं तो कम नहीं होगा भाई। एमएलए के मतमूल में एमएलए का मतमूल निकल गया, फिर हम एमएलए के मतमूल से एमपी के मतमूल से अगर डिवाइड करेंगे तो मान तो कम आएगा ना एमपी का मतमूल। तो इसका जस्ट उल्टा हो गया कि नहीं? लोकसभा के सदस्यों का जो मतमूल है, एमपी के सदस्यों का जो मतमूल है, वो हमेशा एमएलए के मतमूल से कम आएगा। ठीक है, क्योंकि राज्य की जनसंख्या ऊपर होती, विधानसभा निर्वाचित तो 1/1000 से गुना होता है। वही फॉर्मूला ये भी समझाया है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र कब नहीं होगा? जब वो कहाँ का सदस्य होगा? विधान परिषद का। यही तो, जब विधान परिषद का सदस्य होगा तभी तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है। क्योंकि विधान परिषद के मेंबर नहीं पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, इसके चुनाव में। अब विधान परिषद के मेंबर की अगर ये बात कर रहा है, विधान परिषद का मेंबर देखो इसमें है ऑप्शन में, सी ऑप्शन क्या कह रहा है? राज्य विधानमंडल के उच्च सदन। उच्च सदन क्या होता है? विधान
विधान नहीं, परिषद। राज्य विधानमंडल कह रहा है, हाँ हाँ, विधान परिषद। विधानमंडल में विधान परिषद होता है। ओके, हम्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या कुल विधानसभा के सदस्यों की संख्या से विभाजित करके 1/1000 के बराबर गुणांक के बराबर होता। वही फॉर्मूला समझा दिया, आईएएस का क्वेश्चन होगा। लेकिन कब की जब जनगणना ये कब की होनी चाहिए? जनगणना ये 1997 की नहीं होनी चाहिए, 1971 की होनी चाहिए। ठीक है, विधान पार्षद और विधान परिषद में डिफरेंस क्या है? किसमें किसमें? विधान परिषद और विधान पार्षद। पार्षद होता है, पार्षद इज इक्वल टू एमएलसी। ओके, विधान परिषद और विधान पार्षद। पार्षद तो बता रहा हूं, पार्षद होता है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस देखो। जो सदन होता है उसको कहते हैं परिषद। ठीक है, और जो परिषद के जो मेंबर होते हैं परिषद में, विधान परिषद में, उनको कहते हैं विधान पार्षद, जिसको एमएलसी कहते हैं। पार्षद को एमएलसी भी कहते हैं। ओके, ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा हो ऐसा कोई जरूरी है? नहीं। पढ़ा लिखा हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है ना? नहीं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अब इसमें राष्ट्रपति में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी किसी को? नहीं नहीं। अगले क्वेश्चन में भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए? नहीं, केवल नागरिक होना चाहिए, जन्म उनका कोई जिक्र नहीं। ओके, फिर कह रहा है उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी करना चाहिए, ये तो सही है। फिर कह रहा है उसे संसद के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ये निशा आप बताइए। नाज में आप बताइए। थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता संसद, हाँ, होनी चाहिए। क्या की आप बताइए। संसद का, लोकसभा का सदस्य नहीं 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 नहीं, गलत है। यहाँ शब्द क्या होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, संसद ये शब्द गलत दिया, इसलिए क्वालिटी में एक एक शब्द का बहुत महत्व है। क्योंकि संसद में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों है। नहीं, फिर कंफ्यूज हो रही है, समझिए हमारी बात। हाँ हाँ, सही बता रही हैं। संसद में दोनों आ जाते हैं, जबकि हमारे अनुच्छेदों में कहा गया कि उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि संसद या राज्यसभा का नहीं। ओके, तो नहीं वाले क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सांसद क्या? एमपी की बात कर रहा है। ठीक है, और विधानसभा का सदस्य यानी कि एमएलए की बात कर रहा है। एमपी और एमएलए का सदस्य राष्ट्रपति के राष्ट्रपति निर्वाचित होता सदस्य अगर राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है, एमपी या एमएलए कोई राष्ट्रपति बन जाता है तो उसके लिए क्या कानून है, क्या करना पड़ेगा उसे? फिर क्या त्यागपत्र देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, कैसे क्या है? एन त्यागी बताइए, होता क्या अगर कोई एमपी या एमएलए बन जाता है राष्ट्रपति, तो क्या करना होगा? नहीं आ रहा समझ में? तो देखो, अगर कोई एमपी या एमएलए, मतलब उसको पद छोड़ना होता है। हाँ, लेकिन ध्यान देना, जैसे एमपी या एमएलए कोई बना, जैसे ही एमपी या एमएलए राष्ट्रपति कोई बनेगा, जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा, ठीक है, मतलब जिस दिन उसे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कर दिया गया, उसी दिन उसको अपना एमपी या एमएलए का पद खाली करना होता है। क्योंकि हमारे संविधान में कहा क्या गया है कि जो राष्ट्रपति का पद होगा वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तुरंत उसे खाली करनी पड़ती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव लड़ने के लिए पात्र होता? पुनर्निर्वाचन की बात कर रहा है। 2 बार। 2 बार नहीं, ये तो अमेरिका में 2 बार है। या अनलिमिटेड है यहाँ पे, यहाँ अनलिमिटेड है। मरते दम तक, एक दिन मरने में समय बचा हो तब भी लड़ सकता है।
प्रधानमंत्री का भी और राष्ट्रपति दोनों का। इन्हीं दोनों का नहीं, सबका, जितने भी हाँ। लोक नेता नेता हैं। नेता होते हाँ। हैं। ठीक है। हम्म। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन से संबंधित है? याद करो, क्या सूत्र बताए थे? रकानी कोका दुयो दशा दू से दोबारा होता है ना। 57। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 57। फिर कहता है, अगर राष्ट्रपति का पद चुनाव में कोई विवाद हो तो अंतिम निर्णय किसका होगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, इसी का निर्णय मान्य होता, सर्वमान्य होता। ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अगर चुनाव में विवाद होता है तो इसी का निर्णय मान्य होता है। फिर कह रहा है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है किस तारीख से? जिस पद ग्रहण करता है, जिस दिन पद ग्रहण करता है उस तारीख से ना। याद रखना, निर्वाचन की तारीख से नहीं, संसद द्वारा निर्धारित तारीख से नहीं, ये किस तारीख से? पद ग्रहण की तिथि से। ठीक है। फिर भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ओके, तो क्लियर हो गया, उपराष्ट्रपति को देगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, या राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या संसद द्वारा। संसद द्वारा महाभियोग लगा के। संसद द्वारा ना, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं, अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दे हटना पड़ता है ना, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, तो संसद आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? आर्टिकल 61, बहुत बार पूछा गया महाभियोग, आर्टिकल 61। अगर आएगा महाभियोग शब्द का उल्लेख सिर्फ किसके लिए हुआ है? राष्ट्रपति के लिए हुआ है। यहाँ तक कि हम लोग कहीं कहीं पढ़ने को पा जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों के लिए भी महाभियोग अनुच्छेद 61 का प्रयोग किया गया नहीं। उसकी जैसी प्रक्रिया का उल्लेख है, महाभियोग शब्द का उल्लेख केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग को हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में 61 में हो गया? भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है, जब उसका कार्य न खत्म हो तो महाभियोग लगा के। और महाभियोग कब लगाओगे? जब उसने संविधान का अतिक्रमण किया हो तभी लगा सकते हो, और कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है? कह रहा किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो कहीं से भी चल सकता है महाभियोग प्रक्रिया ना। इनसे आगे आप बताइए कि उपराष्ट्रपति के लिए कहां से चलना चाहिए? उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा से स्टार्ट होना चाहिए। वो भी 2/3 बहुमत से वहां पारित होगा, और लोकसभा से साधारण बहुमत से, केवल प्रभावी बहुमत से पारित कर दो बस। अगले क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भारतीय राष्ट्रपति महाभियोग से संबंधित है? महाभियोग आर्टिकल कौन सा है? 61। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के दोनों सदनों को ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के उल्लंघन के आधार पर, संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण एक ही चीज है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों द्वारा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कितने दिन पहले नोटिस देना चाहिए महाभियोग लगाने के लिए? 14 दिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में भाग लेता है परंतु महाभियोग में कौन नहीं भाग लेता? जो विधान परिषद के, सॉरी देखो, लोकसभा के भाग लेते हैं, राज्यसभा के भाग लेते हैं, और तो निर्वाचन में तो विधानसभा के भी भाग लेते हैं, विधानसभा इसमें नहीं भाग लेता है इसके हटाने में। ठीक है। और साथ ही साथ में दिल्ली पुडुचेरी निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन हटाने में भाग नहीं लेते हैं। और वहीं ध्यान ये रखना, निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, हटाने में निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। क्लियर। तो कौन नहीं भाग लेते हैं? विधानसभा, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। ओके। अगला, महाभियोग प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। याद रखना, कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया।
और राष्ट्रपति का पद ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक खाली रह सकता है? 6 महीने। खाली कभी नहीं रहता है, ध्यान देना। मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, आप लोग तुरंत घूम गए। राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहता है। हाँ, उस पे अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति उसके पद को ग्रहण कर लेगा, ओके, उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति कहेंगे। लेकिन नियमता ये है कि उपराष्ट्रपति पद तो ग्रहण कर लिया, लेकिन जिस दिन राष्ट्रपति का पद खाली हुआ उस दिन से 6 महीने के अंदर फिर से इलेक्शन कराना जरूरी होता है, फिर से उसका चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव करना जरूरी होता है, जिसे अस्थायी राष्ट्रपति कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। राष्ट्रपति एक इंपॉर्टेंट पद है ना, पहला सर्वोच्च पद है, तो कभी खाली नहीं रहेगा। फिर आगे कह रहा है, पदासीन राष्ट्रपति को पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाले रिक्त की दशा में रिक्ति भरने के निर्वाचन आवश्यक होना चाहिए कितने महीने के अंदर? 6 महीने। 6 माह के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 माह के अंदर इसका भी हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करता है? अरे जब 6 माह तक खाली रहेगा, 6 माह तक ही तो करेगा ना। खाली है तब तक वो देखेंगे। 6 महीने। और खाली कब तक रहेगा? ज्यादा से ज्यादा जूम कर दीजिए, वो नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। हाँ, अब सही है। खाली कब तक रहेगा? केवल 6 महीने। 6 ही महीने तक खाली रहेगा ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी तो उसका पद रिक्त होता है, कौन कार्यभार संभालेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस अगर वो भी नहीं है तो फिर वो जो दूसरे वाले न्यायाधीश होते हैं। नहीं, वो दूसरे वाले न्यायाधीश नहीं, उसी में से सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। हाँ, वरिष्ठ। ठीक है, सीनियर मोस्ट जो होगा वो संभालेगा। क्लियर हुआ? जब तक आप डिबेट नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कहता है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना होता, देखो जो मैंने कहा वही पूछ लिया, सीजेआई, राइट। और कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, देखो। आगे हम बढ़े, फिर कह रहा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों रिक्त हो तो भारत के प्रधानमंत्री या मुख्य प्रधान न्यायाधीश ना, जिसको मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। फिर कह रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का रिक्त हो तो मुख्य न्यायाधीश। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाए दोनों का, तो अस्थायी रूप से कौन चुना जाएगा? सीजेआई। ठीक है, बी ऑप्शन सही। फिर कह रहा है, कथन अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सही बात है ना? हाँ। अगर राष्ट्रपति कार्यकाल में है तो कोई मुकदमा चल सकता है उसके ऊपर? नहीं चल सकता। नहीं चल सकता है। कारण राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। संविधान के ऊपर होता है। नहीं, संविधान के अंदर ही होना चाहिए। चलो इसको पढ़ते हैं हम लोग। संविधान के अंदर ही होता है, ऊपर नहीं होता। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति भले ही राष्ट्रपति में निहित होते, लेकिन वो संविधान के ऊपर थोड़े, इतर थोड़े है, तो संविधान में ही वर्णित ना। ठीक है, और ध्यान दो, उसमें मुकदमा का जो बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 361 के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्यों के संबंध में उनके विरुद्ध असंतोष दावा, दीवानी मामले जो होते हैं, जिसको दीवानी सिविल मामले मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने के 2 माह के पश्चात चलाया जा सकता है। ठीक है, आज से याद रखना, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। किस मामले में? दीवानी मामले में या सिविल मामले में। ठीक है, लेकिन कैसे? 2 महीने पहले उनको एक नोटिस देनी होगी, उसके बाद उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ओके, समझ में आई बात की नहीं? दीवानी में चला, सिविल मुकदमा सिविल में चलाए जाते हैं, लेकिन 2 महीने पहले नोटिस देना होता है, और संविधान के ऊपर पद कोई नहीं है किसी का भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? जो राष्ट्रपति होता है लोकसभा को कब भंग करेगा? जब भारत का मुख्य न्यायाधीश अनुशंसा करे,
या लोकसभा का अनुशंसा पर, या प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, या केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर? केंद्रीय। अगर देखो प्रधानमंत्री होता तो प्रधानमंत्री सही हो जाता, प्रधानमंत्री नहीं दिया तो मंत्रिमंडल में तो वो भी शामिल होता है, ठीक है, तो मंत्रिमंडल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा भारत का राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है, किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद ना। फिर कह रहा है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आहूत कौन करता है? संयुक्त बैठक। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक क्या समझा दे पूरा एक बार? हाँ समझा दो। 108 में है संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, अमेरिका से लिया गया है संयुक्त बैठक का प्रावधान। जब कोई प्रस्ताव ऐसा होता है लोकसभा में पास हो, राज्यसभा में ना पास हो रहा हो, या राज्यसभा में पास हो लोकसभा में ना पास रहा हो, ठीक है, और 6 महीने तक इसने दोनों में से कोई एक ऐसा है जो डिसीजन नहीं दे रहा या दोनों नहीं दे रहे हैं, और राष्ट्रपति को लगे कि इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो उस मुद्दे को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का एक बैठक बुला लेता है एक ही साथ, और बैठक कहाँ बैठक अध्यक्षता होगी? लोकसभा में ही, ठीक है। जो नियम कानून वहां पर लागू होंगे लोकसभा के ही नियम कानून लागू होंगे, जो अध्यक्ष कहेगा लोकसभा को वही नियम कानून वहां लागू होते हैं, ठीक है। अब संयुक्त बैठक हो रहा है, उसकी लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? जब लोकसभा में हो रहा है तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अब अध्यक्ष नहीं है अगर पद पर उस समय, तो उपाध्यक्ष करेगा, और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उपसभापति करेगा, ओके। और अगर उपसभापति भी नहीं है तो लोकसभा के किसी सदस्य को उस पर बैठा दिया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत सत्र आहूत करने का काम राष्ट्रपति करता है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कौन बुलाता है सत्र? राष्ट्रपति बुलाता है। फिर कह रहा है सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है ना। राष्ट्रपति का एक ऐसी शक्ति है आहूत करने की सूचना से संबंध में सूचित करता है राष्ट्रपति के आशय पर ना, आशय। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जी, ये क्वेश्चन नया आया है, तो फिर से इसको पढ़ लिया जाए एक बार, ओके। देखते हैं राष्ट्रपति का आशय अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना से संबंध में उचित है, ठीक है। निम्नलिखित संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक आहूत करता है तथा राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने तथा मत देने के प्रयोजन के लिए दोनों सदनों का संयुक्त बैठक में आवेशित करने के आहूत करने के उद्देश्य करता है ऐसा, ठीक है। आहूत करने से अपना आशय की सूचना यदि बैठक में है तो संदेश द्वारा, यदि वे बैठक में नहीं है तो लोक सूचना द्वारा देगा, ठीक है। जो किस लिए बैठक बुलाया है उसका बैठक बताने का कारण बताना पड़ेगा ना, किस लिए बैठक बुलाया है वो, ठीक है। अगर वहां उपस्थित है तो आशय दे देगा कि ऐसे इस वजह से बुलाया गया, नहीं है तो किसी के द्वारा भिजवा देगा, लोग सुनना दे देगा, ठीक। तो वो राष्ट्रपति का आशय हुआ ना। कहने का मतलब कह रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बुलाने के लिए राष्ट्रपति के संविधान 108 में क्या बताया गया? बैठक बुलाने के राष्ट्रपति के आशय की जरूरत है ना। जब वो बताएगा राष्ट्रपति कि किस लिए बुलाया गया तभी तो कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा। तो याद रखना राष्ट्रपति का आशय करेगा जी। आशय का मतलब कथन है ना, राष्ट्रपति का कहना मतलब। हाँ, कहना क्या है मतलब किस लिए बुलाया है, हाँ। ठीक है। अगला कह रहा भारत का राष्ट्रपति के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? बताइए, संसद का घटक है कि नहीं है, भाग है कि नहीं है? केशवानंद भारती के 1973 में साफ किया गया संविधान का भाग है ना। वह संसद के सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है, हाँ ले सकता है, जब चाहे तब वो भाग ले, जब चाहे भाषण भी दे सकता है ना। राष्ट्रपति भी भाग ले सकते हैं? नहीं लेता भाग, संसद भाग नहीं लेता है।
जब वो संयुक्त बैठक बुला सकता तो चर्चा में भाग ही तो लेता होगा। नहीं, यही चीज तो देखना हम लोग को, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है, ये कथन गलत है। ठीक है, दोनों सदनों के चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कैसा होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद के एक संगठक है, ये तो सही है। 86 में के तहत कहा गया है प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ होने में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित भी करता है, जब सत्र आरंभ होता है तब। ओके, और फिर कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश भी जारी कर सकता है, परंतु दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है। ठीक है, लेकिन अभिभाषण दे सकता है। ठीक है, जब चाहे वो तब जाकर के लोकसभा में अपना भाषण दे सकता है। ओके, भाग नहीं लेता है। लेकिन राष्ट्रपति की इतनी छुट्टी कहाँ है कि लोकसभा में जाके भाग ले। ठीक है, आगे कह रहा है राष्ट्रपति संसद का भाग है, कथन सही बात है ना, और कारण भी बिल्कुल सही दिया है। कोई विधेयक जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करता तब तक वो कानून नहीं बनता है, तो इसलिए सही है ना। कथन भी सही, कारण भी सही, उसकी व्याख्या भी है। हो गया सही। अच्छा, अगला नाज मैम आप बताइए इसको देख के, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया द्वारा अधिनियम बनाया जाता है। ABCD करेक्ट आंसर के विषय में अगर कहा जाए संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर कर दे तब ना, तो अंततोगत्ता क्या कह रहा है देखो, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। आर्टिकल 111 इसी संबंधित है ना, राष्ट्रपति की अनुमति के। अगला, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो पावर का प्रयोग किया वो मामला कौन सा था। वीटो पावर का प्रयोग हिंदू बिल कोड था, भारतीय डाक संशोधन विधेयक ना, और भारतीय डाक संशोधन विधेयक कब आया था 1954। देखो ये कह रहा है कि अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। देखिए अब यहाँ पर सुन लीजिए, इसको पढ़ना जरूरी है हम लोगों को। दिया है पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आत्यांतिक वीटो अर्थात अस्पष्ट सहमति रोक लेना का प्रयोग किया था। कितने प्रकार के होते हैं वीटो? चार प्रकार के होते हैं, वैसे तो मुख्य रूप से 3 है, जो हमारे यहाँ पे लागू है 3 प्रकार के। इंडिया में कितने हैं? 4 है? 3 है? 3। ओके, तो देखो पहला है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक 1954 के मामले में किया। ठीक है, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर में किया पॉकेट वीटो का प्रयोग। आत्यांतिक वीटो का प्रयोग राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू में किया था, और पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया डाक विभाग वाले में। ओके, अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर लिया, यही तो होता पॉकेट वीटो। हाँ, फिर आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो मंत्रिपरिषद के इच्छाधीन होता है। ठीक है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया माना जाता है। ठीक है, इसलिए विकल्प कौन सा सही है? सी सही। स्वेच्छा की बात आ गई, इसलिए देखो इस मामले में क्या कहा है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो का प्रयोग किया, शब्द पकड़िए, अपने वीटो का प्रयोग किया। वीटो तो 3 बार प्रयोग हो चुके हैं अभी तक, एक राजेंद्र प्रसाद के समय में, पेप्सू वाला राजेंद्र प्रसाद के समय में, और एक ऐसा वीटो का प्रयोग हुआ था आत्यांतिक वीटो, राइट। दूसरा वीटो जो प्रयोग हुआ था, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
ठीक है, 3 बार वीटो का प्रयोग हुआ है भारत में। एक बार वीटो का प्रयोग, आत्यांतिक वीटो का प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में पेप्सू पर हुआ, पेप्सू विनियोग विधेयक 1954 में। ठीक, फिर उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह का समय था, 1986 में प्रयोग किया गया वीटो का प्रयोग डाकघर अधिनियम में। और वो कौन सा वीटो था? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब अपने पास सुरक्षित रख लिया, वो कुछ नहीं किया। ठीक, और तीसरा वीटो कौन सा है? आत्यांतिक वीटो। तीसरे वीटो का प्रयोग किसने किया है? बताइए, इसका क्या क्वेश्चन दिया था? भारतीय डाकघर विधेयक सही आंसर है ना, भारतीय डाकघर विधेयक। देखो, पॉकेट वीटो में ही तो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, आत्यांतिक वीटो में तुझे दे दिया अपना डिसीजन, हो गया काम खत्म। तो ये स्वेच्छा वाली नहीं हुई ना, स्पष्ट सहमति नहीं हुई ना, उसने रोक लिया विधेयक को, नहीं दिया तो कैसा वीटो हो गया? आत्यांतिक वीटो। तुरंत अपना, हमें ये देखना है केवल क्वेश्चन में एकमात्र मामला जिसमें है, जिसमें वो अपने वीटो का प्रयोग मतलब अपनी इच्छा का प्रयोग करता है, उसको क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो ना। और पॉकेट वीटो कहाँ पर? वो डाक विधेयक वाले में अपनाया था, ज्ञानी जैल सिंह के शासनकाल में। ओके, और पेप्सू वाले में कौन सा अपनाया था? आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए देखना जरूरी था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिससे संवैधानिक शब्दावली में जेबी यानी पॉकेट वीटो कहते हैं? पॉकेट वीटो देखो आ गया वही क्वेश्चन। डाकघर वाला कौन किया था? ज्ञानी जैल सिंह। क्लियर, 1986 में। ठीक, कहाँ चला गया क्वेश्चन? ये कहाँ आ गया इतना जल्दी? ये तो कुछ गड़बड़ हो गया पापा। 71 के आसपास थे क्वेश्चन। ज्यादा हो गया ये। सुप्रीम कोर्ट, सब चले गए, देखो नहीं बच्चा, 2 ही लोग हैं। हाँ भाई, हम भी देख रहे हैं, सिर्फ 2 लोग हैं। संख्या नहीं डिपेंड करती है, पढ़ाई डिपेंड करता। समझ में तो आ रहा है जो पढ़ रहे हैं हम लोग ना, संख्या से कोई मतलब नहीं। रिकॉल बहुत अच्छा हो जा रहा है, जो चीजें भूल जा रहे हैं वो याद रही है। आ रहा है बस यही कहीं होगा। पढ़ाते पढ़ाते आपको हैबिट हो गई है, हम लोग हैबिट नहीं है। चलिए आगे चलें। अभी क्वेश्चन इन होगा फिर बताएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक अपने पास रोकता है? 111 ना। क्या डिसीजन देगा, रोक लेगा या दे देगा, वो 111 में वर्णित है। ठीक है, अगला कह रहा है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के लिए भेजा जाता है ना। रोकने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति की स्वाभाविक शक्ति किसमें होती है? किसमें? उसमें अपने मतलब कहता है अपनी इच्छा का प्रयोग करता है। स्वाभाविक शक्ति का प्रयोग किस किस मामले में करता है? बताओ, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति में। ये तो जब प्रधानमंत्री कहता है तब करता है ना, तभी करता है विधेयक को। अच्छा, विधेयक को ये रोक कर रखना, ये तो हो गई ना, विधेयक को रोक कर रखना। क्लियर है होगा? अच्छा पहले देखो, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति नहीं होगी, एक तो नहीं होगा। क्लियर हो गया ना? ये क्लियर है कि नहीं?
मंत्रिपरिषद की नियुक्ति को रोक के रखना। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री सलाह करता है ना, स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग नहीं करता ना। तो पहला वाला गलत है, पहला वाला ऑप्शन में कौन है, ये ए वाला गलत हो गया। सही है। ठीक, अब 3, देखो 4, 6, 3, हाँ 6, जैसे कह रहा 7 है संयुक्त अधिवेशन की सूचना जारी करना, 5 वाला सही है कि नहीं है, ना 5 वाला। की सूचना। हाँ वो अधिवेशन तो खुद ही तो बुलाता है वो। ये 5 अच्छा, गलत है। न्यायाधीशों की नियुक्ति खुद थोड़े करता है, नहीं वो तो वो मंत्री। तो एक बेंच बैठती है ना, कोलेजियम सिस्टम या हाँ। न्यायिक प्राधिकरण एनजेएसी वाला सिस्टम था ना, संसद तो को स्वयं तो नहीं संदेश करता है। भेजना। तो जिसमें ये ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन देखो इसमें भी था, इसमें भी था, दोनों गलत हो गया। राइट, अब देखते हैं क्षमादान करना। राष्ट्रपति स्वाभाविक है ना, जिसको चाहे क्षमादान कर दे, तो ये तो सही होगा चौथा जिसमें होगा। तो चौथा किसमें है, ऑप्शन है डी। इसी में तो है ये वाला। हाँ हाँ डी ऑप्शन। तो ई ऑप्शन सही है। ठीक है, 2, 3 और 6, 2 वाला सही है, विधेयक पर आपत्ति सहित वापस कर देगा। 2, 4, 6। अच्छा 2, 2, 4, 6 नहीं, 2, 3, 6, 2, 4, 6। 2, 3, 6 विधेयक को रोककर रखना उसकी विवेकीय शक्ति है नहीं, पॉकेट वीटो है नहीं, तो 3 हाँ, सही है ना। हाँ 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 ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। कह रहा राष्ट्रपति के किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह, मतलब स्वाविवेकीय शक्ति ही कह रहा है। विधेयकों की स्वीकृति पर ना, अनुच्छेद 111। ठीक, विधेयकों पर स्वीकृति बी। हाँ ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुसार इनमें से कौन राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है। विधायी शक्ति कौन सी है, विधायी शक्ति मतलब समझ रहे हो ना, जब कोई कानून बनाना होता तो राष्ट्रपति के पास कौन सा पावर है, विधायी शक्ति कौन सी है। संसद का सत्यावसान करना, अध्यादेश जारी करना। हाँ, अध्यादेश जारी करना उसकी विधायी पावर हो जाएगी कि नहीं, वित्त बना रहा है ना। सही है। विधायी शक्ति होता क्या है, जो रूल बनाने में, जो रूल बनाए, विधायी इज इक्वल टू रूल। रूल बनाने का काम किसमें होता है, अध्यादेश में ना। अध्यादेश समझा दे थोड़ा क्या, समझा दीजिए। देखिए अध्यादेश किस आर्टिकल में वर्णित है, 1, 2, 3 आर्टिकल में, ये भी अमेरिका से लिया गया प्रावधान है। अगर अध्यादेश की बात करें हम लोग जी, नोट कर लें हम। ठीक, अध्यादेश 123 में है। अध्यादेश राष्ट्रपति कब बुलाता है, क्या कंडीशन होता है जब अध्यादेश बुलाया जाता है, जब लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक अपने कार्यकाल में ना हो, मतलब उसका सहमति ना लिया जा सके किसी प्रस्ताव पर, तब बुलाया जाता है राष्ट्रपति। अगर कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस समय तो उसी सेंस में बुलाता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे पेपर लीक हुआ, पूरे भारत के लोगों ने इसका विरोध किया खूब तगड़े से। अब ये बात संभली नहीं जा रही है, जब संभल नहीं रही है तो अगर राष्ट्रपति को कोई कानून बनाना हुआ इसी समय, और इस समय क्या हो गया, लोकसभा अपने कार्यकाल में नहीं है, लोकसभा भंग चल रही है। अब कानून तो हम जानते हैं लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाएगा जब, तभी राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, बनेगा। अब लोकसभा है नहीं और रेफरेंडम किसी कानून की जरूरत पड़ गई है, तो ऐसा तो है नहीं वो खाली रहेगा, कानून तो बनाना ही पड़ेगा। तो उस समय में कहा गया है अध्यादेश, राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद का प्रयोग करके अध्यादेश जारी करेगा। अध्यादेश वो कानून है, वही कानून है जैसे लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है, कानून बन जाता है। उसी तरीके से जो जब सिग्नेचर दोनों के नहीं हो पाते, दोनों की सहमति नहीं हो पाती है, केवल राष्ट्रपति अपनी स्वाविवेकीय शक्ति का प्रयोग करके कानून बनाता है, उसी को अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, अब अध्यादेश जारी हो गया। अध्यादेश जारी होने के बाद क्या ये कब तक वैलिड रहेगा, देखो बताया गया है कि लोकसभा या राज्यसभा अगर कोई कार्यकाल में नहीं, 6 महीने के अंदर इलेक्शन जरूर करा लेना चाहिए, तो 6 महीने तो इसे वैलिडिटी हो गई। लेकिन इसी के साथ साथ और क्या बताया गया है,
इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि जब अंतिम में जो बैठक होगी, मतलब अंतिम में जो लोकसभा गठित होगा या अंतिम में जैसे राज्यसभा गठित होता है, जो भी कार्यकाल में आता है, उसके आने के 6 सप्ताह के अंदर ही अंदर उसे पारित कराना होगा दोनों सदनों से। ठीक है, अगर 6 सप्ताह में पारित नहीं हुआ तो वो अध्यादेश खत्म हो जाता है। राष्ट्रपति इसके पहले भी खत्म कर सकता है, और ये 6 सप्ताह के अंदर भी जब चाहे तब दोनों सदन भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कब तक रह गया अध्यादेश? 6 महीने 6 सप्ताह। क्लियर हुआ कि नहीं? अध्यादेश की अधिकतम आयु कितनी होती? 6 महीने 6 सप्ताह। क्लियर हो गया ना? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वाभाविकीय शक्ति है? राष्ट्रपति की स्वाभाविकीय शक्ति कौन कौन सी है? इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो देर होगा, तो हम लोग जल्दी से व्याख्या ही देख लेते हैं कौन कौन सी स्वाभाविकीय शक्ति है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति कतिपय विशेषाधिकार वीटो पावर इसको प्राप्त है, जिनका उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर करता है राष्ट्रपति। 111 का प्रयोग। ठीक है, पहला क्या? विधेयक पर अपनी आपत्ति सहित पुनर्विचार के लिए लौटा दे। एक बार लौटाता है ना, धारा 144 संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि एक बार स्वाभाविक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, वापस लौटा सकता है, लेकिन दोबारा आने पर उसे सहमति देनी ही पड़ती है। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है अपने जेबी पीटो का प्रयोग कर ले, मतलब अपने पास सुरक्षित ही रख ले उसको। दूसरा ये भी कर सकता है। और तीसरा अपना सहमति ही दे दे। ठीक है, तो यही हो जाएंगे, यही तीनों ऑप्शन में दिए गए होंगे। और फिर कह रहा है, बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है? 123। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर कह रहा है राष्ट्रपति अध्यादेश 123। फिर अगला आर्टिकल कह रहा है, बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? 123। फिर कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद, जब संसद का सत्र शुरू हो गया, बताइए कितने महीने तक रह सकता है? 6 महीने नहीं, समझो क्वेश्चन को। कह रहा है संसद का जब सत्र नहीं होता है, सत्र के दौरान तो 6 महीने तक रहेगा, 6 सप्ताह। लेकिन अब सत्र शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने के बाद कितने माह तक या कितने दिनों तक रह सकता है? वैसे मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 सप्ताह ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बात? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ पारित करना होगा ना इसको। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? कौन कौन सी नियुक्ति करता है? देखो, संवैधानिक आयोग है सब। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है ना? करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है संघराज्य क्षेत्रों के? वो तो राज्यपाल। नहीं, संघराज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका तो यही करता है। ऐसे अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो उनका राज्यपाल करता है। ठीक है, नॉर्मली मुख्यमंत्री का, लेकिन संघराज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री का प्रेसिडेंट करता है। क्लियर? और योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। प्रधानमंत्री। राज्यपाल। तो अब देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसमें। देखते हैं, कहा गया वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के तहत बताया गया संघ राज्य क्षेत्र जैसे क्रमशः दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। योजना आयोग की बात कर रहा है, जिसको अब क्या कह दिया गया है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। आप क्लियर हो गया ना? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री। ये बाकी उन ये बताइए, जो ये जो शब्द यूज होता है प्रसाद पर्यंत, इसका मीनिंग क्या होता है? अच्छा से? अच्छा, मतलब कृपया से देखो, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हुआ? प्रसाद पता है, मतलब जब तक वो चाहेगा तब तक वो बने रहेंगे पद पर, जब चाहेगा समाप्त कर देगा। जब वही ठीक होगा है ना, मतलब राष्ट्रपति की कृपया। हाँ, ठीक है, ठीक। क्योंकि अगर मंत्री कोई मंत्री पद पर है, केवल प्रधानमंत्री उसको सलाह दे दे तो उसकी प्रधानमंत्री उसका मंत्री का पद समाप्त कर सकता है ना राष्ट्रपति। अगला कह रहा है निम्नलिखित में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? महान्यायवादी करता है कि नहीं करता? आर्टिकल 76।
सभी की करेगा। करेगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की बात कर रहा है, सीएजी करता है ना। एक राज्यपाल राज्यपाल का भी करता है, तो उपयुक्त सभी हो गया। ठीक है। अगला कह रहा है राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, बताओ। नियुक्ति नहीं। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये इसकी तो करता है कमीशन इलेक्शन। उपराष्ट्रपति की ही नहीं करता है, राज्यपाल की भी करता है, प्रधानमंत्री की भी करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति ये नहीं करता है। ठीक है। संसद के दोनों सदस्यों से मिलकर होता है इसका। क्योंकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, दोनों सदनों के चुनाव के द्वारा होती है ना। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। फिर कह रहा है संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु उपबंध किया गया है। कह रहा है संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के लिए, ये मैंने पढ़ाया हुआ मेरा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जब राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु राष्ट्रपति को ऐसा लग जाए कि राज्यपाल सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो राज्यपाल का कार्यभार वो अपने हाथों में ले लेता है। ये किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 160 में है। ठीक है। 160 राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ठीक है। देखो बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक अथवा असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। तो आर्टिकल 160 अब याद रखना। राज्यपाल के लिए अगर कृत्य बनाना होगा, कानून बनाना होगा, तो 160 का प्रयोग कर राष्ट्रपति बना सकता है आकस्मिक परिस्थितियों में। 160 आर्टिकल क्लियर। फिर कह रहा संविधान, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या अधिकार नहीं देता? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो देता है, अरे मुख्यमंत्री का तो राज्यपाल करेगा ना। राज्यपाल करेगा। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय के परामर्श 143 के माध्यम से लेता है? ठीक है। किस माध्यम से परामर्श लेता है? 143। राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है, प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट बाध्य होता है, लेकिन ध्यान रहे केवल कुछ मामलों पर बाध्य है। जैसे जो लोक महत्व का मामला होगा, जो अंतरराष्ट्रीय संधि अथवा समझौते का मामला होगा, ऐसे मामलों पर बाध्य है बस। ओके। लेकिन इसके द्वारा दी गई सलाह जो होगी वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। क्लियर। राष्ट्रपति अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की शक्ति। जी, राष्ट्रपति माने ना माने वो उसकी मर्जी है। हाँ उसकी मर्जी है। फिर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा इसकी पावर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श स्वीकार करना चाहिए, यही गलत हो गया ना। परामर्श को स्वीकार करे या ना करे उसकी इच्छा है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीनों ऑप्शन दिखाइए क्या क्या है। जी तीनों ऑप्शन दिखाइए क्या क्या था, पूरा नहीं पढ़ पाए। अगला देखिए, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से तीनों ऑप्शन दिखाइए कौन कौन सा है। ओके, ये देखिए आपातकालीन शक्तियां तो है ना राष्ट्रपति के पास। राज्यों के राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने का, राष्ट्रपति शासन लगाओ तो आगे बढ़ा सकता है ना। नेक्स्ट। और सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा स्वीकार भी कर सकता है। ठीक। आगे कह रहा है संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति की पावर कौन सी नहीं? अध्यादेश का प्रख्यायन करना, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना या क्षमादान करना। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि देखते हैं संसद के दोनों सदनों का संदेश भेजना क्यों नहीं होती है। देखो, संसद के दोनों सदनों का संदेश भेजना अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद, क्वेश्चन क्या था, शब्द निम्न में से क्या शब्दतः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? शक्ति नहीं है।
कह रहा संसद के सदनों ये को संदेश भेजना अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान राष्ट्रपति शक्ति और 123 अध्यादेश निर्गत करने राष्ट्रपति की शक्ति और 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्दता शक्ति के रूप में उल्लेख है। मतलब ये जो कह रहा है ना, ये देखिए कह रहा है शक्ति कौन कौन सी है, कौन एक कौन सा पावर की के बात रूप कर में रहा है, है, एक राइट की बात कर रहा है। एक राइट की बात कर रहा है। तो अध्यादेश का प्राख्यान करना वो क्या है उसकी, उसकी पावर हो गई। वो तो उसकी पावर हो गई। उच्चतम न्यायालय को परामर्श मांगना वो भी उसकी परामर्श है ना, पावर है, तो परामर्श मांग सकता है। क्षमादान कर सकता है, ये भी उसकी पावर है। ठीक है। और संसद को संदेश भेजना ये क्या है, उसका अधिकार है। ठीक है, राइट्स है कि वो संसद को संदेश भेज सकता है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कह रहा भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह क्षमा कर सके। कर सकता है, कर सकता है ना क्षमा, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए है तो नहीं भैया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ऐसे हटाया ही नहीं जा सकता है। उसके लिए भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है ना। आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर किसी महान्यायवादी को हटाना है तो क्या अपनाना पड़ता प्रक्रिया, देखो दिया है सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को। कहां से आवाज आने लगी, मेरी आवाज कुछ गड़बड़ जाने लगी क्या? नहीं सही आ रही है। नहीं सही है। ठीक है, तो देखते हैं। कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि उस पर सिद्ध कदाचार या असमर्थता न लग जाए। ठीक है। और संसद के प्रत्येक सदनों द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मतदान करने वाले कम से 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होगा। तब राष्ट्रपति के समकक्ष उस पत्र को रखे जाने पर राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश जारी, मतलब तब हटाया जा सकता 2/3 सदस्यों से जब पारित हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक विधायी शक्ति है। क्षमा करना कैसी शक्ति है उसकी, न्यायिक शक्ति है ना, शक्ति है। ठीक, 72 में वर्णित है आर्टिकल। अच्छा, क्षमा कितने प्रकार के करता है, कौन सा शामिल नहीं है? एक तो क्षमा है जब पूरी तरीके से माफ कर दे किसी को तो उसे क्षमा कहते हैं। ठीक है, देखो शब्दों का बहुत बड़ा फेल है इसमें, तो इसको पढ़ लीजिए पूरा। ये क्षमा भी कर सकता है, प्राविलंबन भी कर सकता है, विराम भी कर सकता है, परिहार भी कर सकता है और निलंबन भी करता है ना। ये वाला समझा दो। आप सब समझ लीजिए होता क्या है। एक हम लोगों ने देखा क्षमा, क्षमा मतलब पूरी तरीके से समाप्त कर ले। ठीक है, उसके बाद ये मैं अभी प्रेजेंट टाइम पर इसको बहुत अच्छे से व्याख्या नहीं दे पा रहा हूं इसका। अगर इसको अभी चलो सेशन के एंड में हम लोग इसको सारे जितने भी पावर्स हैं इसको समझ लेंगे। आप लोग थोड़ा इसको याद रखना, रिकॉल कराना हमको, तो अभी मैं फिर बताऊंगा बाद में। ठीक है, और देखते हैं अभी बाद में रिकॉल कराना है, लेकिन उसको देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन से प्राधिकार प्राप्त है ये कह रहा है। क्या भारत का राष्ट्रपति जो है वो वास्तविक और लोकप्रिय होता है? नहीं, प्रधानमंत्री वास्तविक लोकप्रिय होता है ना। औपचारिक तो होता है, औपचारिक रूप से केवल वो बैठता है बस गद्दी पर, तो 2 वाला सही हो गया। राजनैतिक और नाम मात्र का होता है, राजनैतिक ये नहीं होता, राजनैतिक तो होता है प्रधानमंत्री। संवैधानिक और नाम मात्र का होता है। ठीक है, तो 2 और 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं। क्या क्या रखवा सकता है? जो वित्त आयोग की सिफारिश होता रखवाता है ना,
लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को रखवाता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को रखवाता है कि नहीं? जो ये लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन है उसी को नहीं रखवाता, बाकी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के रखवाता है, महालेखा परीक्षक का रखवाता है, वित्त आयोग का रखवाता है, लेकिन लोक लेखा समिति का नहीं रखवाता है। तो अब आएगा दिमाग में लोक लेखा समिति का कौन रखवाएगा? क्लियर? तो लिखा है जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, जो लोक लेखा समिति होता है जब ये नियुक्ति नहीं कर रहा तो उसकी प्रतिवेदन क्यों रखवाएगा? ठीक है, बाकी सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, और इसकी नियुक्ति लोक लेखा समिति की लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य द्वारा, सभी सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य में मिले होते हैं लोक लेखा में ना। और अध्यक्ष की जो नियुक्ति होता है कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। जब अध्यक्ष कर रहा है तो फिर उसकी मतलब प्रतिवेदन भी उसी को सौंपेगा जो उसकी नियुक्ति करेगा। क्लियर हो गया? यही क्वेश्चन में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष किसकी नियुक्ति करता है? लोक लेखा अध्यक्ष की। लोक लेखा अध्यक्ष की। हाँ, तो उसी को अपनी प्रतिवेदन भी देता है। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? साधारण बिल पर पुनर्विचार के लिए लौटाना, क्या वो संविधान में नहीं है? ऐसा लिखा गया पुनर्विचार के लिए लौटा दे। अरे भैया ये तो नहीं है, लेकिन वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना ये कहीं पर उल्लेखित है? वित्तीय बिल को नहीं लौटा सकता ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का इसका संवैधानिक अधिकार है कि नहीं? किसको है? राष्ट्रपति ही कर सकता है किसी भी अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करना। फिर कह रहा है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है वो तैयार करती है। ठीक है, अगला कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद कहाँ से? बिहार से चुने गए थे ना। बिहार। ठीक है, सिवान जिले से, बिहार के सिवान जिले से। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कहाँ चुने गए थे? बिहार क्षेत्र से चुने गए। फिर कह रहा है 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? 2 अवधि के लिए 2 बार, मतलब कह रहा है भारत के राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक? 50 से 52 और 52 से 50 से 52, लगातार 3 अवधि तक बने थे ये। ठीक है, सबसे अधिक बार यही बने जी। तो नहीं बन गए थे, एक बार 50 से 52 तक बने, ये तो मतलब अस्थायी थे ना। हाँ, अस्थायी रूप से बने ये आंतरिक राष्ट्रपति बने थे। फिर 52 से लेकर 57 तक बने, फिर 57 से लेकर 62 तक बने रहे ये। हाँ, ठीक है, स्थायी रूप से लेकिन 2 ही बार होगा। स्थायी रूप से 2 ही बार बने। हाँ। आगे कहें हम 52 से 57 और 57 से 62। फिर कह रहा भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? अब इसने क्वेश्चन ने हम लोग को ये सिखा दिया तो इनका क्रम भी याद करना जरूरी है ना। बीबी गिरी सही है मेरा। तो अब बीबी गिरी थे, चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे। ठीक है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछे तथा कार्यकाल के अनुसार कौन से क्रम के थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार बन गए। ठीक है, अगर कहाएगा ना कि 3 कहाएगा? नहीं, 3 बार बने राष्ट्रपति, तो तीनों बार उनको कहा गया है। हाँ, राष्ट्रपति 52 तक भी कहा गया है, फिर 57 तक भी कहा गया राष्ट्रपति, तो उनको कहा ही गया हर बार ना। ठीक है, 3 बार तो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर इस क्रम से देखा जाए तो छठे क्रम के थे। डॉक्टर एस राधा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बीबी गिरी चौथे क्रम के थे और कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधा किशन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद छठा था। ठीक है, अगर उनके काल की बात करें हाँ तो वो छठा है। और अगर क्रम का देखा जाए, क्रम के हिसाब से चौथे पे थे, कार्यकाल को देखकर चलेंगे तो छठे क्रम पे थे। ठीक है, फिर कह रहा है सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सबके सहमति से एन संजीव रेड्डी। इसको निर्विरोध भी कर सकते हैं ना।
क्या? तो एन संजीव रेड्डी कैसे चुने गए थे? निर्विरोध चुने गए थे। भारत राष्ट्रपति के सर, फिर वही क्वेश्चन पूछा है, एन सर्वसम्मति संजीव को रेड्डी। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, इनका कार्यकाल मिलाने के लिए कब कौन था? तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा कि आपका इसका लग जाएगा। कैसे देखते हैं? हमको पता चल गया है कि चौथे बार ये बीबी गिरी थे। इनका कार्यकाल देख ले हम लोग। बीबी गिरी कब से कब तक थे? 69 से 74 तक बीबी गिरी थे। जाकिर हुसैन 67 से 69। ठीक, 74 से नहीं ऐसे तो ये हमको हम लोग को अभी इसको जाकिर पढ़ लेना है। इसको पढ़ना है कि ये कब कौन राष्ट्रपति बने थे, कब से कब तक थे। तैयब जी। अच्छा हाँ, दूसरे हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगले फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड थर्ड फोर्थ हो तो भी लगा सकते हैं, मतलब कि भाई पहले। जी 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 जी, थर्ड फोर्थ से भी लग सकता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे हैं? मतलब राष्ट्रपति कुछ ऐसे हैं कि जो राष्ट्रपति बने उपराष्ट्रपति पद पर थे। तो 3 लोग ऐसे हैं। कौन कौन? एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, आर वेंकट रमन। ओके, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये तो निर्विरोध चुने गए थे, ये कहीं उपराष्ट्रपति नहीं थे कभी भी। तो 3 लोग थे। कौन कौन? राधा, जाकिर, वेंकटरमन। हाँ, राधा जाकर वेंकट से मिली। ठीक, राधा, जाकिर हुसैन, वेंकट रमन। ओके, ये तीनों उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं किया? नीलम संजीव रेड्डी ने क्या उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था? नहीं किया ना। लेकिन आर वेंकट रमन ने किया, जाकिर हुसैन ने किया और शंकर दयाल शर्मा ने भी किया। ठीक है, हाँ, राधा आए, शंकर आए, जाकिर गए वेंकट रमन के पास। ठीक, राधा, शंकर, जाकिर। हाँ, राधा, शंकर, जाकिर, वेंकट। अगला कहें, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? लोकसभा का अध्यक्ष कौन था जो राष्ट्रपति बना है? तो डी, नीलम संजीव रेड्डी जो था वो उपराष्ट्रपति तो नहीं था लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष था। ओके, जाकिर हुसैन क्या था? लोकसभा का अध्यक्ष था। अगली बात कहें, निम्नलिखित। जी, संजीव रेड्डी थे। हाँ, नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन तो उपराष्ट्रपति थे। क्लियर। आगे बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति में कौन दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? किसे? राधा कृष्णन को। राधा और कृष्ण वैसे भी दार्शनिक है। ठीक है, तो दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक किसको कहा जाता है? डॉक्टर राधा कृष्णन को। याद रहेगा ना? ये क्वेश्चन। ठीक, अगला कह रहे हैं, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन के संबंध में? ट्रेड यूनियन कौन स्टार्ट किया था? बीवी गिरी के समय में। ठीक है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय ये बीवी गिरी। ओके, जो कि चौथे बार बने थे ना। मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को 11वें राष्ट्रपति थे, याद रखना, 2002 से 2007 तक। ठीक, आगे कहें जी, कुछ नहीं 11वें थे। आगे कहें, भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन असंगत है? असंगत है मतलब ये कह रहा है 3 लोग, 2 लोग तो ऐसे। जवाहरलाल नेहरू असंगत है ना, ये कभी राष्ट्रपति नहीं बने। प्रधानमंत्री। हाँ, ये राष्ट्रपति नहीं बने। प्रतिभा पाटिल 12वीं थी। 12वीं थी। अच्छा, अभी अब जब वो क्रम पूछ सकता है तो ये वर्तमान की पूछ सकता है। तो द्रौपदी मुर्मू किस क्रम की? 14वीं है शायद। 14वीं क्रम की। कौन थे? हाँ, द्रौपदी मुर्मू किस क्रम की थी? द्रौपदी मुर्मू
14वीं या 15वीं है वो? 15वीं है, 15वीं। 15वीं है, ठीक है। 15वीं। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन 14वीं। दिया गया है, देखो आगे क्वेश्चन वही है ना। इसको मतलब पढ़ लेते हैं पूरा हम लोग, क्योंकि इससे क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जुलाई 2022 में संपन्न हुए भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड के पूर्व राज्यपाल, झारखंड की यह राज्यपाल भी रह चुकी थी, द्रौपदी मुर्मू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार रही, जबकि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा संयुक्त विपक्ष द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। इनके खिलाफ में कौन लड़ा था? यशवंत सिन्हा। इस चुनाव में विजय के पश्चात द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति बनी, ठीक है। 16वें क्रम का राष्ट्रपति का चुनाव था, लेकिन ये किस क्रम पे चुनी गई हैं? 15वें क्रम पर, ठीक है। जबकि देखो, जबकि कार्यकाल के अनुसार इनका क्रम कौन सा है? 17वां है, ठीक है। कार्यकाल के अनुसार कौन सा है? 17वां है, व्यक्ति के अनुसार 15वां, ठीक है। कार्यकाल के अनुसार 17वां, व्यक्ति के अनुसार 15वां। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन था। तो ये किस क्रम पे पूछा था? देखो, ये पूछा था गठबंधन सरकार 13वीं कौन बनी ना। ये कुछ नहीं दिया, अगर कार्यकाल दिया होता तो 17वीं थी, ये कुछ नहीं दिया है, तो राष्ट्रपति 15वें कौन हो जाएंगे? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। गठबंधन कहाँ इसमें हुआ था? देखो पूरा इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है संयुक्त। गठबंधन नहीं हुआ, देखो यहाँ पर दिया हुआ 15वें राष्ट्रपति चुनाव के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रत्याशित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीरा कुमार थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रत्याशी पूछा है गठबंधन से कौन था। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, क्लियर ना? फिर से देखते हैं। ये पूछा है, देखो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे, उसने राष्ट्रपति ने पूछा, मतलब प्रत्याशी पूछा है कि इस पार्टी से पूछा है ना, इस पार्टी से कौन खड़ी थी? संयुक्त प्रगतिशील पार्टी से कौन थी? नेट प्रॉब्लम, वॉइस नहीं आ रही है। आगे देखें, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? बिहार का राज्यपाल कौन रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, आवाज जा रही मेरी? आने लगी, आ रही है। आगे कह रहा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के उपस्थित होते हुए जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। फिर से सुनिए क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे? सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। कौन राष्ट्रपति ऐसे थे जब राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद की सुनवाई हो रहा था, तभी वो उपस्थित हुए थे? वीवी गिरी। ओके, वीवी गिरी थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रपति भवन की डिजाइन किसने किया? ये लुटियंस है साहब, लुटियन, एडविन लुटियन थे। ये पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन वर्तमान के समय पे कहा जाए, अभी भी कोई भवन बना हुआ है ना? हाँ, नया संसद भवन बना है ना। नया संसद भवन, इसको डिजाइन किसने किया था? हाँ, याद नहीं आ रहा है। नए संसद भवन को डिजाइन किसने किया? अब देखिए, हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। नए संसद भवन को डिजाइन किसने किया, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, मुझे भी क्लियर नहीं याद आ रहा है। वो उनका नाम है, गूगल पे सर्च कर क्या आ जाएगा। ये चैप्टर अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया जाए। विमल पटेल है। विमल पटेल ही है, सही है, विमल पटेल ही है।